जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके के क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बांधवगढ़ का किला किस जिले में है। याद रखिए, बांधवगढ़ का जो किला है वो उमरिया में है। बांधव नेशनल पार्क जो है उसी के अंदर ये स्थित है और गोंड शासकों के द्वारा स्थापित किया गया किला है ये। बांधवगढ़ जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यान है और जो बांधवगढ़ है दोस्तों, यहाँ पर आपको बाघों का घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है और सफेद शेर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा खजुराहो का महाकाव्य काल में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा खजुराहो को चेदी के नाम से महाकाव्य काल में जाना जाता था। 16 महाजनपद इस समय हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनमें मगध का जो जनपद रहा दोस्तों बिहार में, मगध का जनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और इन्हीं सभी जनपदों में से एक चेदी भी था जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और शिशुपाल का यहाँ पर शासन भी रहा है जब हम महाकाव्य काल की, महाभारत काल के समय की बात करते हैं। तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध में एमपी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दोस्तों, याद रखिए 57%। सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों, ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है इसके अंतर्गत बांध है, जिसकी आधारशिला 1961 में रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में इसका नाम सरदार सरोवर बांध रखा गया है, जिसमें दोस्तों गुजरात में, गुजरात का जो केवड़िया गांव है वहां पर बांध बनाया गया है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध भी है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इसे आधुनिक भारत का द्वितीय तीर्थ स्थल भी कहते हैं। प्रथम तीर्थ स्थल जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध को कहा था, जो पंजाब वाले क्षेत्र में आपको दिखता है सतलज नदी पर, लेकिन इसे द्वितीय तीर्थ स्थल भी कहते हैं। और इस पे आपको हाल ही में ये भी देखने को मिला कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी इस पे स्थापित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा। जो सरदार सरोवर है दोस्तों, इसमें 1450 से भी ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। क्यों? क्योंकि 1312 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा नदी जो है दोस्तों, उसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है और ये लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है। इसलिए मध्य प्रदेश की नर्मदा का जो ज्यादा अधिकार है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश सरकार को मिला। 57% बिजली का हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों, इसकी ऊंचाई को लेकर शुरू से ही विवाद का हिस्सा भी रहा, इसलिए इसको बनने में बहुत समय लग गया। और याद रखिए कि प्रारंभ में इसकी ऊंचाई बहुत अधिक बता रहे थे, वर्तमान में लगभग 138 मीटर के आसपास की ऊंचाई जो है वो रखी गई है। क्लियर? और इसको लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू हुआ है। अगर हम नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो ये 1985 से प्रारंभ हुई थी और इसी के विरोध में 1989 से मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें अरुंधति रॉय, आमिर खान, बाबा आमटे जैसे लोगों ने सहयोग भी दिया था। तो वो एक प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसको लेकर आया। और सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों? गुजरात के केवड़िया में है, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो एकता स्मारक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है, जिसको हम एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसलिए उनकी प्रतिमा को एकता स्मारक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों के विलय में भारत के एकीकरण में इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है? झाबुआ। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर रॉक फास्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये रॉक फास्फेट जो है ना दोस्तों, ये पौधों की ग्रोथ, अगर हम पौधों की वृद्धि की बात करें उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फल उत्पादन की दृष्टि से, फलों की वृद्धि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो झाबुआ जो है वहां आपको देखने को मिलता है क्या? रॉक फास्फेट। झाबुआ भील जनजाति का प्रमुख प्रदेश है, जहां पर आपको जो भगोरिया नृत्य भी होगा वो हर साल देखने को मिलता है होली के अवसर पर। अगला प्रश्न दोस्तों, एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। जो नदियां भारत की पूर्व की तरफ बहती हैं वो अपने किनारे पर, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, दोनों के दोनों, जो पूरब से निकलकर पश्चिम में बहती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती जो मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से निकलती है, दोनों के दोनों पश्चिम की तरफ फ्लो करती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और अरब सागर का हिस्सा हो जाती है। तो ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? जोतों का औसत आकार हम देखें दोस्तों तो 2.2 हेक्टेयर है। जोत जो है दोस्तों खेत के आकार आप इसको बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखिएगा 5.5 आपको देखने को मिलेगा हरदा में, जबकि लगभग 1.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा नीमच कटनी में। तो कटनी वाला जो इलाका है, नीमच वाला इलाका जो है, यहाँ पर जोतों का आकार सबसे छोटा है।
अगर हम हरदा तरफ चले जाएं तो 5.5 सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का औसत जो जोतों का आकार है, खेत का आकार है, वो कितना है? 2.2 हेक्टेयर है। भारत का औसत है दोस्तों 2.44 हेक्टेयर। क्लियर? तो ये जोतों का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली पहले प्रचलित थी और बाद में हम लोगों को संयुक्त परिवार प्रणाली का विखंडन देखने को मिला। उसके विखंडन के बाद जो बड़े बड़े खेत होते थे वो पारिवारिक समस्याओं के चलते विभाजन हो गया और छोटे छोटे खेतों में तब्दील होते चले गए और हमारे यहाँ पर जोतों का आकार छोटा होता चला गया। जितनी जोतें छोटी होती हैं दोस्तों, उतना कृषि का उत्पादन प्रभावित होता है। अगर जोतें बड़ी होंगी, उत्पादन ज्यादा होता है, खर्च कम होता है। लेकिन जोतें अगर छोटी होंगी, मेहनत भी ज्यादा है, उत्पादन कम होगा और खर्च भी ज्यादा लगता है। इसलिए जोतों का आकार बड़ा होना चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? तो दतिया। दतिया जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। अगर हम संभाग की बात कर ले तो चंबल संभाग जो आता है ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित संभाग है, जहां पर नहरों से सिंचाई की प्रणाली स्थापित की गई है। क्लियर? तो दतिया हो, शिवपुरी हो, भिंड हो, मुरैना हो, ये सबसे ज्यादा सिंचित जिलों में आते हैं और सबसे ज्यादा जो है दोस्तों दतिया का नाम आता है। याद रखिएगा, यहाँ पर भांडेर नहर भी आपको देखने को मिलती है जो बेतवा नदी से निकाली गई है। सबसे कम अगर हम देखें दोस्तों तो डिंडोरी, जो डिंडोरी है वहां पर सिंचाई दोस्तों सबसे कम देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, उपेंद्र राज ने 8वीं शताब्दी के आसपास परमार राजवंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी जो थी वो तो धारा को रखा गया था। धारा नगरी मतलब धार को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? जबलपुर में। याद रखिए कि रत्न जो होते हैं उनको आभूषण में प्रयोग करने से पहले उनको परिष्कृत करना पड़ता है, उनका कहीं ना कहीं उनको सुधारना पड़ता है। तो वो सुधारने का जो केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया पहली बार, वो जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो रत्न परिष्करण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? याद रखेंगे सभी लोग, जबलपुर में है। क्लियर दोस्तों? चलिए, यहां से मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी? दोस्तों याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का जो भाग 17 हम देखते हैं, इसमें राजभाषा का प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच में इसकी व्यवस्था की गई है और 343 में हिंदी को राजभाषा की व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखें तो 344 में हम लोगों को राजभाषा आयोग भी देखने को मिलता है, जो भारत में सबसे पहले बनाया गया था। लगभग 1954 के आसपास राजभाषा आयोग बना, जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि B.G. खेर, गंगाधर खेर जो थे, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। इस राजभाषा आयोग ने 1955 के आसपास अपनी रिपोर्ट भी दी थी, ये ध्यान रखना है। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की भी शुरुआत की गई और पहली बार 1975 में नागपुर में जब इंदिरा गांधी जी थी उस समय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर हम देखें दोस्तों 12वें हिंदी सम्मेलन का, तो ये फिजी में आयोजित किया गया था और 13वां हिंदी सम्मेलन जो होगा दोस्तों वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हिंदी सम्मेलन की हम लोगों ने बात की। राजभाषा आयोग की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काना बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो सोडलपुर है, यहाँ पर आपको काना बाबा का मेला दिखाई पड़ता है। याद रखिए कि जो मेले हैं, मकबरे हैं, समाधि हैं, उनके आपको स्थल दोस्तों आप थोड़ा सा डीप जाके करना चाहिए। अकेले शहर याद करने से कुछ नहीं होगा, जो उनके स्थानीय स्तर पर विलेज है, कोई तहसील है, उसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से याद करिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है दोस्तों, यूनाला कौन सी ऋतु को कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यूनाला कहते हैं और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। ठीक है, तो सियाला और यूनाला, तो सी सियाला, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा छतरपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये टीकमगढ़ चली गई थी, ध्यान रखना है। जो ध्रुपद गायन शैली है, ध्रुपद गायन शैली से इनका कहीं ना कहीं इनकी महारत रही। हिंदुस्तानी संगीत की ये बहुत बड़ी बोल सकते हैं कलाकार थी। इन्हें तानसेन सम्मान हो, मध्य प्रदेश का जो भी सम्मान हम देखने को मिलते हैं सभी इनको प्राप्त हुए हैं। किसको? बेगम असगरी बाई को ध्रुपद गायन से संबंधित थी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इनका संबंध रहा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना बराबर। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अब पूछे जाने चाहिए। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई थी?
याद रखिए 2005 में, 2004-5 का वित्तीय वर्ष बोलते हैं, 2005 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई थी। लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के लिए योजना शुरू की गई है। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? याद रखिए सुक्ता नदी पर है। ये नर्मदा की सहायक नदी है और ये परियोजना बुरहानपुर में स्थापित की गई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नया थिएटर की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा नया थिएटर जो है वो 1959 में हबीब तनवीर जी ने की थी। हबीब तनवीर जो थे वो कवि थे, अभिनेता थे, लेखक थे और हम इनको फिल्म निर्माता के तौर पर भी देखते हैं, जिन्होंने दिल्ली में 1959 में नया थिएटर की स्थापना की थी, ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता था? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो बैतूल में मुल्ताई से निकलती है और ये नदी दोस्तों याद रखिएगा सतपुड़ा रेंज से निकलती है, जिसके तट पर आपको बुरहानपुर जो शहर है वो इसके तट पर है। सूरत जो गुजरात का शहर है वो इसके तट पर है। ये नदी जो है वो महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री के तौर पर आपको उल्लेख मिलता है ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण भी करती है। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो चित्रगुप्त मंदिर आपको खजुराहो में दिखेगा। ये 11वीं सदी का मंदिर है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कौन से जिले में होता है? उज्जैन में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन में होता है, इसलिए यहाँ पर सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना भी देखने को मिलता है। सोयाबीन वैसे तो आपको अमेरिकी मूल की फसल देखने को मिलेगी, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका। और ये भी याद रखिएगा कि सोयाबीन जो है इसका अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। सोयाबीन खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और दिवाली तक जाते हैं तब इसको काटा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदौर शहर कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? कान्हा नदी के तट पर है इंदौर शहर, ध्यान रखना है। नाचना कुठारा का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? व्याघ्रराज से संबंधित है और इन्होंने व्याघ्र हंता की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ये नलवंशी शासक थे, नलवंशी शासक थे और नलवंश का शासन आपको इंपॉर्टेंटली शिवपुरी में दिखता है। शिवपुरी में दिखता है। नल और दमयंती की कहानी यहाँ पर है और नलपुर यहाँ पर एक जगह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है? शिप्रा का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बर्डी से होता है। लगभग 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और शिप्रा जो होती है दोस्तों इसी के तट पर आपको उज्जैन मिलता है, उज्जैन, जहां पर आपको महाकाल की नगरी महाकाल लोक दिखाई पड़ता है। और याद रखिएगा जो उज्जैन है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको कुंभ का मेला भी देखने को मिलता है हर 12 वर्ष में। क्लियर? पिछली बार कब हुआ था? 2016 में हुआ था, मतलब 2028 में फिर से आपको कुंभ का मेला यहाँ देखने को मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो शिप्रा है दोस्तों, इसको मालवा की गंगा कहते हैं। शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। कुंभ का मेले का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय से कुंभ का मेला शुरू हुआ था भारत में, क्योंकि हर्षवर्धन प्रारंभ में बहुत बड़ा शिव भक्त था। बाद में हर्षवर्धन ने कौन से वंश को? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि हुआनसांग के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। जो कुंभ है उसका संबंध कहीं ना कहीं समुद्र मंथन से भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानधाता की नगरी किसे कहा जाता है? मानधाता की नगरी ओमकारेश्वर को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। खंडवा में है, नर्मदा के किनारे है ये। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? याद रखिएगा पुरुकुस जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिए। आगे बढ़े। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस, जिसको आप कहते हैं भोपाल एक्सप्रेस। अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो वीर सिंह बुंदेला ने लगभग 1602 के आसपास अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये वो समय था जब 1599 में सलीम जो अकबर का बेटा था, इसने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद ये वीरसाल जो रहे इनके यहाँ पर चला गया। वीरसाल के यहाँ संरक्षण प्राप्त की। बाद में अबुल फजल को जब भेजा वीरसाल के पास कि इसको समझा बुझा के लेके आ जाए, तब सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या करवा दी थी। अबुल फजल लगभग 1575 के आसपास अकबर के संरक्षण में आया था, नवरत्नों में शामिल हुआ। और अकबर की जो कथा है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं आइन ए अकबरी, जिसको आप अकबरनामा कहते हैं, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
कि 9 रत्नों में एक थे अबुल फजल, ये ध्यान रखना है। और अकबर ने जो एक नया धर्म चालू किया था दीन इलाही लगभग 1583 के आसपास, उसका जो पंडित भी बनाया गया था वो भी किसने किया था, अबुल फजल ने तैयार किया। अबुल फजल जो थे वही थे। इसके अलावा अकबर ने एक मजहर की घोषणा की थी और मजहर को जो तैयार करने वाला था उसमें अबुल फजल भी थे, याद रखना, ठीक है। पहली किन्नर महापौर कहां से थी दोस्तों, कटनी से थी, कमला जान इनका नाम था। मध्य प्रदेश में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उज्जैन को मध्य प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बराबर। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, अगर हम यहाँ थोड़ा सा आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प कहाँ होता है। गुड़िया शिल्प जो है दोस्तों झाबुआ में होता है। कपड़े से, कपास से, कागज से गुड़िया बनाने का जो शिल्प है यहाँ पर झाबुआ में चलता है। जनजातीय परिवारों का एक पारंपरिक व्यवसाय, ध्यान रखना है। नर्मदा घाटी परियोजना कब से शुरू हुई थी, 1985 से शुरू हुई थी, जिसमें दोस्तों लगभग 3000 छोटे, लगभग 135 मध्यम और 29 बड़े बांध बनाने थे। इसमें आपको पुनासा का जो बांध है दोस्तों, खंडवा का, जिसको आप इंदिरा सागर बांध कहते हैं वो, इसमें महेश्वर का बांध हो, इसमें ओंकारेश्वर का बांध हो, ये सभी किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा, जिसमें 3000 छोटे, 135 मध्यम और 29 बड़े बांध बनाने की परियोजना है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी या शासन स्थली रही दोस्तों, कलचुरी। कलचुरी जो है जिसकी स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी 9वीं शताब्दी में, तो ये इनकी राजधानी रही है कलचुरी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 1955 में बनाया गया, मध्य प्रदेश का पहला और पहला ही टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1974 में। कहा, कान्हा किसली में। हवाई पट्टी वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कान्हा किसली है। यहीं पर हॉलो घाटी और बंजर घाटी आपको मिलते हैं। शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा नीमच में इनकी मजार है और यहीं पर आपको शहाबुद्दीन ओलिया का जो उर्स है, फेस्टिवल है, वो लोग मनाते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय एक मेले का आयोजन होता है। तो ये कहाँ होता है दोस्तों, नीमच में होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस प्रकार का बांस पाया जाता है। मध्य प्रदेश में डेंड्रा कैल्मस प्रकार का बांस पाया जाता है। डेंड्रा कैल्मस, याद रखिए, बांस की दृष्टि से हम देखें तो असम जो है वो आगे है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांस का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर एमपी की बात करें दोस्तों तो एमपी सेकंड नंबर पर आता है बांस उत्पादन, ठीक है। और बांस दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक प्रकार की घास है। बांस को क्या घोषित किया है, घास। अगर पहले की स्थिति देखें तो बांस को वृक्ष में गिना जाता था और पर्यावरण अधिनियमों के तहत इसको काटना मनाही होती थी। तो बाद में फिर प्लानिंग के तहत इसके उद्योग को, इस पर लोगों की निर्भरता को देखते हुए बांस को एक घास की प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। और ये एक ऐसी घास है जो जिसमें लकड़ी के रूप में घास है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में लगभग 136 प्रजातियां हैं बांस की, क्लियर। चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन करता है। भारत भी बांस का प्रमुख उत्पादक है, जो विश्व के लगभग 20% बांस का उत्पादन करता है। भारत में दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी वन संपदा है उसका लगभग 12.8% क्षेत्रफल जो है वो बांस से घिरा हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो बांस जो है उसको आप खाने से लेकर विभिन्न वस्तु तैयार करने तक के लिए यूज करते हैं। तो एक प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा केंद्र के तौर पर देखने को मिलता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बांस है दोस्तों ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला घास की एक प्रजाति है, जो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसको बोने के लिए याद रखिएगा कि फरवरी के आसपास को बोया जाता है और जुलाई के आसपास इसकी कटाई की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार की हम बात करें तो भारत सरकार ने 2018-19 से बांस मिशन की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में बांस की कृषि और आदि चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर देवास में एक बड़ा प्लांट तैयार कर रही है, जहां बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए पैसे देकर बांस की खेती करवाई जा रही है, बराबर। बांस जो है दोस्तों बड़े पैमाने पर कागज उद्योग में यूजफुल होता है। अगर हम बात करें दोस्तों बांस की तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र में बोया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। गर्म जलवायु में बांस होता है और बांस जो है वो आपकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार है। भारत में लगभग 136 प्रजातियों का बांस आपको देखने को मिलता है, बराबर दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो असम में बांस पार्क बनाया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो भी बांस का उत्पादन होता है उस सबका प्रयोग
वहां युवाओं को रोजगार देने के लिए किया जाए। इंदौर में बांस का शोरूम बनाया गया है, कहाँ, नवलखा पे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बांस का सबसे बड़ा आयातक देश की बात करें दोस्तों, तो आयात करने वाला सबसे बड़ा देश इस दुनिया में बांस का है अमेरिका। अमेरिका में बांस का आयात होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जोबट परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? हथनी नदी पर बनाई गई है। कहाँ? झाबुआ में है ये, और इसे आप चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी परियोजना? जोबट परियोजना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है दोस्तों? एमपी बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? नलकूप और कुआं। लगभग 69 से 70% तक सिंचाई की निर्भरता हमारी किस पर है? नलकूप और कुओं पे है। विशेष तौर पर मालवा की हम बात करें तो यहाँ पर इससे ही सिंचाई होती है। अगर हम मध्य भारत पर चले जाएं, मध्य भारत में दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो यहाँ नहर की सिंचाई प्रणाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में चले जाए, बालाघाट, छिंदवाड़ा में, तो यहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। लेकिन सिंचाई का सबसे इंपॉर्टेंट साधन क्या है दोस्तों? नलकूप है। इसका मतलब हम सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भर, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हर्ष के साथ नर्मदा के किनारे पर कौन सा युद्ध और कहाँ हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा का युद्ध हुआ था हर्षवर्धन के और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। लगभग ये युद्ध आपको 645 ईस्वी के आसपास दिखाई पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हार दिया था और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथ पतेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, और हर्ष के बाद यहाँ साम्राज्य खत्म हो जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना बराबर। तो ये हम लोगों ने इसकी बात की, हर्षवर्धन की बात की। नर्मदा के किनारे जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की हम लोगों ने बात की, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और हर्षवर्धन हार गया था। और हर्षवर्धन की हार के साथ ही जो पुष्यभूति राजवंश था, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष तौर पर होता है। जनता जाती है, वोटिंग करती है, वोटिंग करने के बाद महापौर को चुना जाता है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी? तो 1976 में सामाजिक वानिकी योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से समाज को वृक्षारोपण, वन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जय विलास पैलेस 1874 में बना था और ये इटालियन डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया और ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। और इसमें जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय भी अब बना दिया गया है, और ये वर्तमान में सिंधिया परिवार का आवास स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृग, जो काले हिरण होते हैं उनके लिए फेमस है, और इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 1981 में इसको स्थापित किया गया था। तवा बांध इसी क्षेत्र में आता है। बाघों की अगर हम यहाँ पे जनसंख्या की बात करें बाघों की, तो यहाँ पर ज्यादा मामले में बाघ मिलते हैं। चूर्णा के और मड़ई के जंगल फेमस यहीं पर है। पचमढ़ी इसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बांस का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बांस दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत ज्यादा होता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा का जो जनजातीय इलाका, इसके अलावा आप बुरहानपुर तरफ जाएंगे या पूर्वी मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बांस आपको पूरे क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब तो बांस मिशन के तहत मध्य प्रदेश के हर तरफ बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में आपको बांस ज्यादा उत्पादन दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कटीले वन कहाँ मिलते हैं? दोस्तों जहां पर बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में कटीले वन मिलेंगे। इसका मतलब यह कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कम होती है और उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश कम होती है। तो श्योपुर, भिंड, मुरैना का जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको कटीले वन मिलेंगे। नीमच, मंदसौर का जो इलाका है यहाँ पर भी कटीले वन मिलते हैं। और जो बड़वानी और इधर का पश्चिम का इलाका है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी निमाड़ का इलाका, यहाँ पर भी आपको कटीले वन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किस राजा के साथ रेवा का विवाह किया गया था? तो पुरुकुत्स। याद रखिएगा, यहां अगर हम बात करें एमपी में तो आपको नागवंश का शासन देखने को मिलता है, और नागवंश पर इस समय एक यहाँ का ग्रुप था गंधर्व। तो गंधर्व जो थे, इन्होंने नागवंश के शासकों के ऊपर अटैक कर दिया। जब इस बात की जानकारी मिलती है मानधाता को, मानधाता कौन थे दोस्तों? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मानधाता। तो मानधाता को जैसे इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नागवंश की सहायता के लिए किसके विरुद्ध? गंधर्वों के विरुद्ध एक सेना भेज दी। और किसको भेजा? पुरुकुत्स को। इसकी सहायता से नागवंश के लोगों ने गंधर्व को हरा दिया। उसके बाद पुरुकुत्स जो है उससे नागवंश के शासक बहुत खुश हुए। नागवंश के शासकों की पुत्री थी नागकुमारी। जो नागकुमारी थी इसकी शादी करा दी गई किससे? पुरुकुत्स से। और पुरुकुत्स ने ही उसको नाम दिया क्या? रेवा। इसलिए नर्मदा का नाम रेवा भी है, ध्यान रखना आप लोगों को बराबर। संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? उज्जैन में है। यहाँ संदीपनी ऋषि थे और यहीं पर आपको श्री कृष्ण
और उनके मित्र सुदामा जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिखाई पड़ते हैं। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में, महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण आश्रम रहा है, शिक्षा का केंद्र था उज्जैन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में चामुंडा देवी के मंदिर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देवास जो है वो चामुंडा देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ियों पे यहाँ पर माता जी हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो आपका बैंक प्रेस की बात करें दोस्तों, तो 1974 में नोट जो प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस है, वो देवास में स्थापित की गई थी, जहां पर आपको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट छापने की व्यवस्था देखने को मिलती है। पहले 2000 का भी होता था, लेकिन अब वो बंद हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य भारत पर हुणों का आक्रमण कब हुआ था? लगभग 458 ईस्वी में, जब हमारे क्षेत्र में कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे, इनका शासन था 5वीं सदी में, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। उन कुमार गुप्त के समय पर ही हुणों का आक्रमण हुआ था, लेकिन कुमार गुप्त इस समय बीमार थे, वो इसका सामना करने नहीं जा पाए। उनका बेटा था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हुणों के इस आक्रमण को विफल किया था। तो हुणों को हराने वाला भारत का पहला शासक, एकमात्र शासक कौन था दोस्तों? स्कंदगुप्त था, ये भी याद रखिएगा। तो हुणों का आक्रमण हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो कुमार गुप्त और इनकी व्यवस्था देखते हैं दोस्तों, तो गुप्त काल जो है वहां पर ये पूरा शासन दिखाई पड़ता, और इसके जो महान राजा हुए थे उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने शकों को जब पराजित किया था, तो उन्होंने उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, उज्जैनी को। तो यहाँ पर इनका आपको शासन देखने को मिलता है। इसलिए हुणों का आक्रमण हुआ था, जब स्कंदगुप्त वाला फैक्ट मध्य प्रदेश के साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, मध्य प्रदेश में नृत्य समारोह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खजुराहो। खजुराहो में 2010 से हर साल नृत्य समारोह होता है, ये ध्यान रखना है। खपड़ी पानी पहाड़ कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट अयस्क है, इसके लिए खपड़ी पानी पहाड़ जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? होशंगाबाद में होता है, याद रखिएगा। होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश का, ये सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से आता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? चीन में होता है, और भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न से मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिनको हम लोगों ने चर्चा किया। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्होंने लेक्चर देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। क्लियर, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।